तो वो सारे लॉ के सब्जेक्ट्स आके पास करे और आ जाए, क्योंकि CSS में और सिविल सर्विस के अंदर ऐसे लोग नहीं चाहिए, उन्हें डायनामिक, जिनके पास वास्ट रेंज ऑफ नॉलेज हो, ऐसे लोग चाहिए। तो ये 2016 में उन्होंने स्कीम बदली थी। सो यू हैव लॉट ऑफ दीज कोर्सेज व्हिच यू कैन ऑप्ट फॉर विद रिस्ट्रिक्शन कि आप एक ग्रुप से सिर्फ एक उठा सकते हैं और एक ग्रुप आपका स्किप होगा नेचुरली, बिकॉज आपने चूँकि 5 सब्जेक्ट्स आपने चूज़ करने हैं, तो आपके 2 ग्रुप्स प्रॉब्ली स्किप हो जाएंगे, बिकॉज अमूमी तौर पे आप जो पहला ग्रुप है उसके अंदर 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स, सो पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये 200 नंबर के हैं और बाकी सब्जेक्ट्स 100 नंबर के हैं। सो अगर आपने 200 मार्क्स वाला उठा लिया सब्जेक्ट, सो देन यू नीड 4 मोर सब्जेक्ट्स, तो आपके टोटल 5 हो जाएंगे। और ये 200 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है, उसके 2 पेपर्स होते हैं, 100 मार्क्स ईच। सो यू आर गोइंग टू गिव 6 एग्जाम्स फॉर ऑप्शनल्स, 6 पेपर्स, बट यू आर गोइंग टू टेक 5 सब्जेक्ट्स। गेट इट? सब तो क्लियर है ये बात? अच्छा, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। अगर किसी को नहीं मिल रहा तो आप गूगल पे सिर्फ लिखेंगे सिलेबस फॉर CSS, आगे FPSC लिख लीजिएगा तो आपको गूगल पे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो उसकी वेबसाइट पे, सो दैट वेयर यू कैन फाइंड इट। अब आगे आ जाते हैं, आप में से ज़्यादातर लोग फाइनल ईयर के, हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट फ्रॉम फाइनल ईयर? थर्ड ईयर के हैं सारे लोग, कह रहे थे फाइनल ईयर। अच्छा, तो जो थर्ड ईयर के लोग हैं या इवन फाइनल ईयर के भी जो लोग हैं, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू ग्रेजुएट बिफोर जून, ठीक है, और आपने अगर तैयारी सिस्टमेटिकली स्टार्ट भी करनी है तो यू नीड a year at max a year। सो आपके पास काफ़ी वक्त है, तो मैं इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए कि जिनके पास वक्त है, who have time, उन्होंने अभी क्या करना, और उसके बाद सेकंड कि जब आपने डायरेक्टली अपनी तैयारी शुरू करनी है, when your targeted study आपने शुरू करनी है, तो what you have to do then। So in the former case, which is the case for most people here, आप कुछ चीज़ें देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन थ्रेड है पूरे सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम एक पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी विद अ पोस्ट कॉलोनियल कॉम्प्लेक्स कि जहाँ चूँकि ये इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी अमंगस्ट अदर इंस्टीट्यूशंस was instituted by Britain. It was started in their language and we never cared to amend it. So जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश में है सारा का सारा, except if you opt for a regional language as an optional। कोई एक सब्जेक्ट आप ऑप्शनल में ले सकते हैं, एक रीजनल लैंग्वेज, पश्तो, सिंधी, बलोची या पंजाबी, या फिर आप इस्लामिक स्टडीज़ में आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उर्दू में भी दे सकते हैं और अंग्रेज़ी में भी दे सकते हैं। सो इन 2 सब्जेक्ट्स को निकालते हैं अगर, तो आपके 10 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट हर बंदे ने अंग्रेज़ी में देने हैं 12 में से, और ज़्यादातर लोगों ने तो 12 के 12 अंग्रेज़ी में। सो इंग्लिश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जनरली। तो एक तो ये चीज़ है कि अंग्रेज़ी पे कमांड बहुत ज़रूरी है हमारे इस पूरे एग्ज़ाम के प्रोसेस के अंदर। अनफॉर्चुनेटली ऑप्शंस आई पर्सनली थिंक होनी भी चाहिए लोगों के पास कि वो दूसरी लैंग्वेजेस में भी ऑप्ट कर सकें। अ लॉट ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम्स इन द वर्ल्ड वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी अलाउ करते हैं और अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में भी और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में भी अलाउ करते हैं, सो दैट देयर इज़ नो लैंग्वेज बैरियर फॉर एनी पर्सन। बट बहरहाल आपको इस चीज़ के लिए इस जद्दोजहद से गुजरना पड़ेगा। तो आप में से वो लोग जिनको इंग्लिश में सबसे पहले मसला, तो फॉर इंग्लिश आप बड़े ज़्यादा तरीके हैं लोग इम्प्रूव करने की बात करते हैं कि आप जी वोकैबुलरी इम्प्रूव कर लें, आप रोज़ के 10 अल्फाज याद करें, आप ये चीज़ का रट्टा मारना शुरू कर दें, आप ग्रामर करनी शुरू कर दें, आप टेंसेस करना शुरू कर दें। श्योर, ग्रामर एंड टेंसेस एंड नोइंग ऑल दोज थिंग्स एंड हैविंग अ गुड वोकैबुलरी इज गुड, बट आई डोंट थिंक दैट दिस इज हाउ इट हैपेंस। एंड इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। लैंग्वेज पे कमांड कभी भी उसके रूल्स सिर्फ पढ़ लेने से या उसके अल्फाज याद करने से नहीं आते, उस लैंग्वेज को पढ़ने से और बोलने से आते। सो अगर जहाँ तक रिटन की बात है तो रीडिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू। सो आपको रीडिंग करने की ज़रूरत है अंग्रेज़ी में जितनी ज़्यादा। आप में से बहुत से लोग अगर अपना इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पा रहे तो फॉर द फर्स्ट फेज़ मैं उन लोगों के लिए रेकमेंड करूँगा कि आपको जो भी चीज़ पसंद है ज़िंदगी में, कुछ तो पसंद होगा। स्पोर्ट्स के मतलब स्पोर्ट्स पसंद है आपको, किसी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पसंद होगी, किसी को पॉलिटिक्स पसंद होगी, किसी को हिस्ट्री पसंद होगी, किसी को फिक्शन पसंद होगी, किसी को बिजनेस के मतलब पढ़ना पसंद होगा। आपको कुछ तो ज़िंदगी में पसंद होगा, अगर नहीं पसंद तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस है, मतलब ये मसले वाली बात है।
तो आप कुछ ना कुछ पसंद करेंगे, एंड बाय पसंद आई मीन एकेडमिक इंटरेस्ट, अभी यू आर टू यंग अदरवाइज। सो आप उस पसंद की चीज़ के ऊपर रीडिंग करें, इन द सेंस उस पर किताब पढ़ लें या ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ा करें। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स एंड स्टफ अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन। अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट पॉलिटिक्स और क्रिकेट की हिस्ट्री और इस तरह की चीज़ें आप वो पढ़ें, बट रीडिंग करें। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रीडिंग करते हैं आपको बहुत सारे, और वोकेबलरी इंप्रूव करने का भी सबसे अच्छा तरीका ये, क्योंकि अदरवाइज आप जो अल्फाज यूज़ नहीं करते वो आपकी जो मेमोरी है, क्योंकि वो आपकी वोकल मेमोरी में स्टोर नहीं होता तो वो ज़ाया हो जाता है। आपने 5000 अल्फाज याद किए हाइपोथेटिकली, तो आपने जो पहले 1000 अल्फाज याद किए थे वो भूल जाएंगे आप, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग दैम। बट आप जब रीडिंग करते हैं तो बहुत सारे अल्फाज आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे होते हैं। कभी कभी इस तरह अगर आपकी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है तो समटाइम्स इट्स गोइंग टू हैपन कि आपको लफ्ज़ का मतलब नहीं पता होगा एग्जैक्टली, बट यू नो हाउ टू यूज इट। लाइक आई स्टिल डोंट नो व्हाट नुआंस मींस इन उर्दू, बट आई कैन यूज दैट इफेक्टिवली इन अ सेंटेंस बिकॉज आई used and read that at multiple places. I know what the contextual meaning of the word is. So इस तरह की countless ऐसी examples हैं कि जिनका आपको contextual understanding develop होती है। First read whatever interests you. So that's the first thing. Second phase is कि जिसके अंदर आप फिर इससे related चीज़ें पढ़ना शुरू करते हैं। So for instance current affairs और कुछ important चीज़ें हैं हमारे मुल्क से रिलेटेड, हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड, ग्लोबल हिस्ट्री से रिलेटेड के जो कि कॉमन है। आपने चाहे कोई भी सब्जेक्ट ऑफ करें, आपने ऑप्शंस में कोई भी सब्जेक्ट्स ऑफ किए हैं वो उनमें भी मदद देंगे, वो फाउंडेशनल चीज़ है। तो फिर आप उन चीज़ों के बदलने की कोशिश करें पढ़ें। उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी करंट अफेयर्स। आप बेशक वो न्यूज़पेपर से पढ़ लें, फॉर इंस्टेंस आप डॉन पढ़ लें, बट मैं न्यूज़पेपर की इस तरह नहीं रिकमेंड करता कि आप पूरा का पूरा अखबार पढ़ें, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको डिफरेंट इंटरनेशनल इश्यूज़ के मुतालिक पढ़ना, मुल्क के बड़े बड़े इश्यूज़ पे पढ़ना। सो इट डज़ नॉट मीन कि सिर्फ आप अखबार पढ़ें या आप ऑनलाइन रीडिंग करें या तो आप सिर्फ ये देखें कि एक जमात ने दूसरी जमात पे क्या कहा है, दूसरी जमात ने इस जमात को क्या कहा। नॉट जस्ट दैट, बट द डायनामिक्स एज वेल। सो फॉर इंस्टेंस इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग व्हाट द न्यू गवर्नमेंट इज डूइंग अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसी इज, यू शुड ऑल्सो रीड अबाउट व्हाट these things actually mean, like जो आपने चीज़ें देख रहे हैं आप उसके मतलब एक्स्ट्रा रिसर्च करेंगे। अच्छा GDP क्या होती है, GNP क्या होती है, हमारे मुल्क की पहले कितनी थी अब कितनी है, पाकिस्तान की ब्रीफ हिस्ट्री से मुतल्लिक चीज़ें आप पढ़ें कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इस तरह की चीज़ें। करंटली जो इशूज़ दुनिया में चल रहे हैं, सीरियन वॉर है, यमन क्राइसिस, सऊदी US पैक्ट, सो लाइक देयर आर होस्ट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। सो आप उसके मुतल्लिक आर्टिकल्स पढ़ें, और इसके लिए यू डोंट नीड कि आपने न्यूज़पेपर ही लाजमी पढ़ना है, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ गुड वेबसाइट्स। आई रिकमेंड गार्डियन, इकोनॉमिस्ट, उसके अलावा आप डॉन देखें, अल जज़ीरा। देयर आर सम अदर वेरी स्पेशलिस्ट पेपर्स एज वेल लाइक फॉरेन अफेयर्स, बट मैं शुरू में रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड कंटेंट। तो आपकी जब एक बेस बन जाए तो फिर आप उस पर शिफ्ट कर सकते हैं। सो दैट्स देयर। ठीक है, तो आप फिर करंट अफेयर्स के मुतालिक अपनी रीडिंग करना शुरू करें। इससे दो फायदे हो गए करंट अफेयर्स की रीडिंग करते हुए भी, आपकी ऑटोमेटिकली अंग्रेजी भी इंप्रूव हो रही है और आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज और कंटेंट भी आपको पता चलता है। बिकॉज देयर आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स, वन इज दैट यू ऑट टू नो द कंटेंट एंड सेकंड इज यू ऑट टू नो हाउ टू express that content. So both of these two things are covered in this. One of the biggest advantage that I had in this examination, because I prepared for barely 6 months. जब मैं जून के आगे ग्रेजुएट हुआ उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की। इन 2016 और 2017 में मैंने एग्जाम्स दिए। तो मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये था बिकॉज मेरे कंपेटिटर्स में वो लोग भी थे जो 3-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे। मेरे कंपेटिटर्स में वो लोग थे एटलीस्ट साल की प्रिपरेशन वाले बहुत ज़्यादा थे। So what the advantage that I had was that I was an ardent reader for a long time. I knew a lot of things from the get-go, so it was very easy for me to prepare because I was not reading those things for the first time. एक बहुत बड़ा मसला जब आप डायरेक्ट प्रेपरेशन शुरू करते हुए आपको आता है और अगर आपने पहले से रीडिंग्स नहीं है आपकी, कि आपको फिर बहुत ज़्यादा रिलाई करना पड़ता है गाइडेंस पे, या आपको चीज़ों की कुछ समझ नहीं आती बिकॉज यू डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन। तो अक्सर लोग अभी भी मैसेज करके पूछते हैं अच्छा ये टॉपिक कितना करें, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, बिकॉज दे आर रीडिंग फॉर दैट टॉपिक फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर पहले भी आपकी उसमें अंडरस्टैंडिंग हो थोड़ी तो ऑटोमेटिकली यू नो हाउ मच कंटेंट यू हैव टू कवर इन दिस टॉपिक, इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है कौन सी चीज़ें, सो दैट डेवलप दैट कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग फॉर एट दिस पॉइंट।
और उसके लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो आप फोकस करें पाकिस्तान के कंटेम्प्रेरी इशूज़। पाकिस्तान के कंटेम्प्रेरी इशूज़ कौन कौन से हैं? पाकिस्तान के इकॉनमी का मसला है, पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं, पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी की नेचर और उसकी इशूज़ हैं, एक जुडिशरी और बाकी इंस्टीट्यूशंस का आपस में एक क्लैश है, ये सारे पाकिस्तान के इशूज़ हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर रिलेशंस हैं, इनके ऊपर आर्टिकल्स हर रोज़ आते हैं, आप वो पढ़ें, उनको देखें। फिर कुछ चीज़ें पाकिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड बड़ी कॉमन है कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन कैसे हुई थी। हमने 3 आइन बनाए हैं और तीनों आइनों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने एब्रोगेट भी किया है। तो उनकी क्या वजूहात थी, उसकी क्या नेचर है, आपके यहाँ पॉलिटिक्स की क्या डेवलपमेंट रही है, हमारे यहाँ क्या पॉलिटिकल व्यूज़ और आइडियोलॉजीज़ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें, इंडिपेंडेंस मूवमेंट की क्या नेचर थी, इस तरह की चीज़ें। फिर अगर आप ग्लोबल लेवल पर जाएँ तो जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं लाइक वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुई, वर्ल्ड वॉर 2 क्या थी, उसके बीच में जो पीरियड था उसके अंदर जो पॉलिटिकल डिसोरिएंटेशन थी उसका क्या कॉज था, कोल्ड वॉर किस बला का नाम है और वो किस वजह से हुई थी, अमेरिका और यूएसएसआर का किस बात पे मसला था, जो बड़ी बड़ी इशूज़ हुए हैं, वियतनाम वॉर, अफगानिस्तान वॉर जो कि हमसे भी बहुत डायरेक्टली लिंक है, क्यूबन क्राइसिस, इस तरह के काफ़ी कोल्ड वॉर के अंदर इवेंट्स हैं, उनकी क्या नेचर थी। ये जो जमहूरियत जिस बला का हम नाम लेते हैं दुनिया में कहाँ से आई, किस तरह आई, किस वजूहात की वजह से आई, ठीक है। यूरोप में जब मोनार्की एग्जिस्ट करती थी उसकी क्या नेचर थी, यानी ब्रीफली आपको दुनिया की ओवरवेलमिंग डायनामिक्स का पता हो। दैट माइट साउंड अ लॉट टू अ लॉट ऑफ यू बट इट इज़ नॉट, ठीक है। जब आप इंक्रीमेंटली करना है, आपने एक दिन में तो बैठ के करना नहीं है ये सब, सो यू हैव लॉट ऑफ टाइम। अगर आप रोज़ एक भी टॉपिक को 20% भी कवर करते हैं तो बाय द टाइम यू आर इन योर फाइनल ईयर आपको ये सारी चीज़ें आपने बहुत आराम से कवर करनी होंगी। और अगर आपको शुरू में रीडिंग से मसला हो रहा है तो आप डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं। अब तो यूट्यूब के ऊपर इतनी ईजी एक्सेस है कि लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स इशूज़ आर एक्सप्लेन्ड सिंपली इन 5 to 6 मिनट्स। आपको सीरियन वॉर की समझ नहीं आ रही, गो टू यूट्यूब, टाइप सीरियन वॉर एक्सप्लेन, देयर इज गोइंग टू बी दिस वीडियो बाय बॉक्स, in 6 to 7 minutes they are going to explain all of the things that are involved in Syrian war in simple words। अगर आप उसको 2-3 दफ़ा देखेंगे पूरा कंटेंट एब्जॉर्ब करने के लिए आपको सारी बात समझ आ जाएगी। तो इट्स नॉट टू डिफिकल्ट इन दिस इंफॉर्मेशन एज टू ग्रैपल दीज आइडियाज। तो ये इंक्रीमेंटली इन सारी चीज़ों पे आप सबसे पहले अपना काम जो है वो करें। बाय द टाइम यू आर डन विद करंट, ये साथ साथ आप कर रहे हैं इंक्रीमेंटली। The next thing that you have to do is improve your writing expression. अब writing, like every other thing in the world, is something that comes from practice. आप में से जो लोग स्पोर्ट्स अच्छी खेलते हैं वो इसलिए अच्छी खेलते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस है स्पोर्ट्स में। जो बंदा नहीं खेलता स्पोर्ट्स मेरे जैसा, वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से नाकाम होगा इसके। इसी तरह practice is something that is like a universal phenomena for every skill that you're going to have. People who are good writers, of course some things are natural as well, some people are quick learners, some people have talent, but that's literally about everything. But the good writers are also good writers because they have written a lot and they have written before publishing, like उन्होंने अपनी पहले से practice इतनी की होती है। तो आप लिखें ज़्यादा से ज़्यादा, और इससे मेरा मुराद ये नहीं है कि आप डायरेक्ट ऐसे लिखना शुरू कर दें। तो देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज व्हिच यू कैन यूज़, और आपने अपने लिए देखना है कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैंने उस हिसाब से किस तरीके से अपना काम जो आगे लेके चलूँ। सो इफ़ यू रीड एन आर्टिकल, वन ऑफ द स्ट्रेटजीज इज यू रीड एन आर्टिकल, आपने पढ़ लिया, आपको आइडिया समझ आ गया, देन यू क्लोज इट, और आप फिर उसे खुद अपने अल्फाज में एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, उसको लिखने की कोशिश करें, ठीक है। जब आपको ये महसूस होने लग जाए कि मुझे एक बड़ा डिफरेंट और डायनामिक थोड़ा बहुत नॉलेज आना शुरू हो गया, आपने 1-1.5 महीना काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी, आपने आर्टिकल्स भी आप रोज़ के पढ़ रहे हैं, आप पढ़ना भी आपने शुरू किया, आपको काफ़ी नॉलेज भी आना शुरू हो गया। जब ऐसा होना शुरू होगा तो सबसे ज़्यादा तंग आपके दोस्त आए होंगे, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे और आपको नई नई इन्फॉर्मेशन और काफ़ी चीज़ों का पता चलना शुरू होगा तो आपकी कोशिश होगी कि अब मैं ये दूसरों पे नाफिज भी करूँ, और फिर आप फेसबुक पे भी काफ़ी विजिलेंट हो, एक्टिविस्ट होंगे। वो तो बहुत सारे लोग बगैर पढ़े भी होते हैं, a lot of people who are Facebook warriors not necessarily have a lot of understanding of the issues, but nonetheless, और आप अपने दोस्तों को भी सुनाएंगे, which is not bad. I'm not saying and passing a value judgment that you should not do it, because ये चीज़ भी improve करती है आपकी बहुत सारी चीज़ों को, आइडियाज़ को, आपकी आर्टिकुलेशन को। मगर बहरहाल फिर आप लिखना शुरू करें इन चीज़ों को, और खुद लिखना शुरू करें। You don't have to get your work evaluated by anyone. Write on your own,
फिर आप कुछ टॉपिक्स पकड़ें, कुछ आइडियाज़ देखें। जब आपने कोल्ड वॉर पूरी कवर कर ली, कुछ ऐसे देख लिया, तो आप उस पर कि मैं आज जाऊँ 4-5 सफ़े जो बैठ के मैं लिखूँ कि कोल्ड वॉर स्टार्ट कैसे हुई थी, कोल्ड वॉर एंड कैसे हुई। लाइक एनीथिंग यू कैन डू टू इम्प्रूव योर राइटिंग एंड रिटन एक्सप्रेशन। एक इनर्शिया बहुत ज़्यादा है ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में कि जिन्होंने इश्यूज़ के ऊपर राइटिंग किए हुए शायद किसी ने कभी की ही ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइक साइंसेस बैकग्राउंड और मैट्रिक की और एफएससी किया, और उसके अंदर कहाँ हमने कभी भी किसी इशू के ऊपर लिखने की कोशिश की थी। तो आप ये कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आपको, दिस इज़ समथिंग दैट आई यूज्ड टू डू विद माय स्टूडेंट्स। मैं जब A-levels को पढ़ाया करता था ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, उसके अंदर भी राइटिंग का काफ़ी ज़्यादा काम है। दे हैव टू राइट रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस और काफ़ी चीज़ें। तो मैं उनको ये कहता था कि आप अपना एक ब्लॉग बनाइए। सो ब्लॉग्स आप अपने खुद भी बना सकते हैं, ब्लॉग स्पॉट पे जाके अपने नाम से मेक अ ब्लॉग अपने नाम से, और इश्यूज़ के ऊपर उस ब्लॉग्स पे पोस्ट करें। दिस इज गोइंग टू डू टू थिंग्स। फर्स्ट, एक आपको ये भी सेट आपके साथ एक रिकॉर्ड बनता जाएगा आपका कि आपने क्या क्या पोस्ट किया। सेकेंड, यू कैन गेट लाइक अदर पीपल टू चेक योर वर्क एज वेल। आप उनसे शेयर कर सकते हैं, आप एक दूसरे को क्रिटिक कर सकते हैं। थर्ड इज दैट यू कैन राइट दैट ऑन योर CV एज वेल, दैट हाउ मच ब्लॉग्स यू हैव रिटन एंड स्टफ। सो इट्स गुड ऑन योर प्रोफाइल एज वेल, बिकॉज अ लॉट ऑफ अदर institutions जो हायर करते हैं आपको फॉर प्रोफेशनल करियर, it's a good thing that you have a good written skill, so that could be a testimony for that. So you can write blogs. तो ये चीज़ भी ये कर सकते हैं आप अगर आप के लिए, if that works well for you. So nonetheless, these are two important things. First of all, first you have to read these dynamic issues and important issues, general issues, and secondly you have to write in order to improve your written expression. You will note इवन अगर आपकी ग्रामर भी थोड़ी सी वीक है, आपको पंक्चुएशन के बहुत सारे रूल्स का नहीं पता, इट्स गुड कि आप यू गो थ्रू देम एज वेल। एक दिन में नहीं बैठ के, ग्रेजुअली बीच में आहिस्ता आहिस्ता। बट इफ़ यू डू रीडिंग एंड यू राइट, और आप रीड जब आप, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप क्रिकेट देख रहे होते हैं ना हाली, तब आप इतना नहीं उससे सीखते। जब आप खुद भी प्रोफेशनली क्रिकेट खेल रहे हैं और आप क्रिकेट देख भी रहे हैं, तो आप ज़्यादा सीखेंगे, बिकॉज यू वुड सी कि यार इसने ये बॉल इस तरह कराई थी, मैंने ये चीज़ इस तरह कराई थी, तो यू सी द डिस्पैरिटी। जब आप खुद अपनी राइटिंग भी किया करेंगे और फिर आप रीडिंग भी किया करेंगे, तो यू वुड रिकग्नाइज अ लॉट ऑफ फ्लॉज। फॉर इंस्टेंस, लिखते हुए आपको इधर कन्फ्यूजन हो रही है कि यार यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, कॉमा यहाँ पर मैं कैसे यूज़ करूँगा, या ये एक्सप्रेशन जो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कंपेयर और कंट्रास्ट करनी है ये दो चीज़ें, लेकिन मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे और आपको बड़ी मुश्किल हुई थी, लेकिन आप रीडिंग करिए और आपने देखा इस ऑथर ने भी कंपेयर और कंट्रास्ट किया हुआ है। Now your mind is quickly going to pick this thing up, okay, this is how you make compare and contrast, and you're going to remember that, which you otherwise might have just overlooked. So when you are writing as well and you're reading as well, so you're going to look for the key details that are missing in your writing. ठीक है, आपको sentences को connect करते हुए मसला हो रहा है कि हम कौन से words use करें to connect two sentences and compare, connect the paragraphs और logic को किस तरह हम connect करें, ये आपको मसला होगा। तो जब आप रीडिंग करेंगे, यू वुड बी वेरी कीन ऑब्जर्वर ऑफ हाउ अदर ऑथर्स हैव डन दैट। ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन योर एक्सप्रेशन, इन योर कमांड ओवर द लैंग्वेज एज वेल। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट यू शुड बी डूइंग एट द मोमेंट फॉर पीपल हु हैव टाइम। द सेकेंड थिंग विच इज़ दैट व्हेन यू स्टार्ट द टारगेटेड प्रेपरेशन, कि जब आपने इसकी सही प्रेपरेशन शुरू कर दी, नाउ a common question is कि कितना टाइम जो है वो चाहिए होता है, कितना वक्त दरकार है इसकी प्रिपरेशन के लिए। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऑफ कोर्स कोई आंसर नहीं है। पीपल प्रिपेयर फॉर 6-6, 7-7 साल, लाइक दूसरी तीसरी अटैम्प्ट भी आ जाती है, 30 ईयर्स की एज में जाके फाइनल अटैम्प्ट में भी कुछ लोग होते हैं जाके 20 साल की उम्र से BA किया हुआ है, बहुत देर लगी है। कुछ लोगों का 1 साल लगता है, किसी का 3 साल लगता है, 6 महीने वाले भी लोग हैं, इससे कम महीनों वाले भी लोग हैं। ठीक है, सो एज अ जनरल रूल ऑफ थंब, विच मीन्स दैट देयर आर गोइंग टू बी एक्सेप्शंस, इज दैट एटलीस्ट आपके 7-8 मंथ्स का आप अपने ज़हन में रखें मिनिमम फॉर द टारगेटेड प्रेपरेशन। इससे ज़्यादा अगर आपको मिलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको ज़्यादा को अवेल करें। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि 2-3 साल की प्रिपरेशन का वक्त भी लग जाता है लोगों को, पहले अटैम्प्ट में नहीं होता, फिर दोबारा देते हैं, तो लाइक ऑल दीज थिंग्स। तो आपके ऑन एवरेज 7-8 मंथ्स आप अपने ज़हन में लाजमी रखें टारगेटेड प्रिपरेशन के लिए। साल हो जाए, 1.5 साल हो जाए, दैट्स इवन बेटर।
अब टारगेटेड प्रेपरेशन में भी ये है कि आपने सब्जेक्ट वाइज अपनी प्रेपरेशन शुरू करनी है. सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इन दैट फेज इज दैट यू स्टार्ट विद द सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट्स यू द मोस्ट. एक थी ये कि आप इस्लामियात से शुरू करें, अल्लाह का नाम लेके आपकी तैयारी शुरू हो. So that is a good recommendation as well. But the other argument is that you start with the subject that interests you the most, ताकि आप शुरू में एग्जॉस्ट होके ना बैठ जाएंगे यार ये तो बहुत ड्राई है, बोरिंग है, मज़ा नहीं आ रहा, मैं नहीं कर सकता. ठीक है, ये ताकि आप डिमोटिवेट ना हो. सो अब सब्जेक्ट सिलेक्शन पे बल्कि पहले बात करते हैं थोड़ी. सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए दो तीन चीज़ें जो हैं आप अपने जहन में रखते हैं, जो मैं जनरली बताता हूँ. आप पे वो ज़्यादा चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी बिकॉज आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आपने ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े होंगे. एक चीज़ ये होती है कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड के सब्जेक्ट में. सेकंड चीज़ ये है कि आपका इंटरेस्ट और ऑलरेडी नॉलेज किस सब्जेक्ट में है. और तीसरी चीज़ ये है कि स्कोरिंग ट्रेंड क्या चल रहा है उसको. तीसरी चीज़ तो FPSC ने स्ट्रक आउट कर दी. ये यूज टू भी ना स्कोरिंग ट्रेंड थोड़ा सा पता लगता था, आपको अंदाज़ा हो जाता था कि कुछ सब्जेक्ट्स होते थे उनके मतलब था ये ज़्यादा स्कोर देते हैं, कुछ कम देते हैं. ऑप्शनल्स में वो बड़ी एक यूनिवर्सल रूल चलता होता था. पिछले 3-4 साल से वो ट्रेंड कभी किधर जा रहा है कभी कहीं जा रहा है. इस बात उन्होंने बिल्कुल ही सारी थीरीज को जो है ना वो ख़त्म करके रखी. सो फॉर इन योर माइंड देयर शुड बी नो स्कोरिंग ट्रेंड, बिकॉज किसी भी सब्जेक्ट पे पकड़ हो सकती है इन द सेंस कि उस पर स्ट्रिक्ट मार्किंग कर देते हैं वो कभी कभी, और उसकी वजह से ओवरऑल स्कोर उस सब्जेक्ट में कम हो जाता है, लोग फेल भी हो जाते हैं. यू शुड बी ऑप्टिंग फॉर द सब्जेक्ट इन विच यू हैव इंटरेस्ट एंड इन विच यू हैव कमांड, गुड कमांड. अब इसको कैसे आप डिटर्मिन करें. एक तो चीज़ है कि इंशाल्लाह अगर आप आज ही अपनी या कल से या एक हफ्ते से अपनी प्रेपरेशन शुरू करते हैं और आपके पास काफ़ी ज़्यादा वक्त है, तो बाय द टाइम यू गोइंग टू स्टार्ट योर टारगेटेड प्रेपरेशन यू वुड नो इन विच सब्जेक्ट्स यू आर गुड. यू माइट हैव हैड डेवलप गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान एंड इंडियाज हिस्ट्री, तो आपके लिए तो पाक हिस्ट्री बेहतर है. यू माइट हैव रेड मोर अबाउट यूरोप, तो आपके लिए यूरोपियन हिस्ट्री बेहतर है. यू माइट हैव रेड एंड हैव गुड कमांड ओवर यूनाइटेड स्टेट्स हिस्ट्री, तो आपके लिए US हिस्ट्री बेहतर है. सो आपने उस पॉइंट तक आप इतने काबिल हो चुके होंगे कि आपको पता होगा कि मेरा किस में एकेडमिक नॉलेज है ज़्यादा. और उन लोगों के लिए भी कि जिनका नहीं पता चलेगा, जिनका इतना नहीं अभी तक कमांड डेवलप हुई, और उन लोगों के लिए भी जो कि जिनकी डेवलप हो चुकी है, व्हाट दे हैव टू डू इज, कुछ लोग क्या करते हैं दूसरों से जाके पूछते हैं. मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है आप बताएं. मुझे जो इंटरेस्टिंग लगता है वो आपको ऑफकोर्स हो सकता है ना लगता हो, एंड आई एम श्योर नहीं लगते होगा बहुत ज़्यादा लोगों को, जनरली बात करें अगर. ठीक है, सो व्हाट यू शुड डू इज FPSC की वेबसाइट पे ही सिलेबस मौजूद है तमाम सब्जेक्ट्स का. आप वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं आपके जहन में है कि यार ऑब्वियसली आपने ऑडिट एंड अकाउंट तो रखना नहीं, आपने इकोनॉमिक्स तो रखना नहीं, उसका तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है इतना. तो आपने फॉर इंस्टेंस यू आर कंफ्यूज्ड बिटवीन इफ यू शुड ऑफर पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस. सबसे पहले आप सिलेबस खोलें और उनके कंटेंट्स देखें. दोनों के सिलेबस उन्होंने बड़ी डिटेल में दिया हुआ है. आप देखते हैं कौन से कंटेंट्स आपको जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, A एंड B, किसमें आपको अभी तक सबसे ज़्यादा नॉलेज है ऑलरेडी. फिर आप क्या करें, दैट इज़ नॉट इनफ, बिकॉज द नेचर ऑफ सिलेबस एंड द नेचर ऑफ एक्चुअल एग्जाम थोड़ा सा ना फ़र्क होता है. नॉट सही कि एग्जाम पेपर से बाहर आता है, बट इन द सेंस के वो बड़ी ब्रॉड चीज़ें लिखी होती हैं उसमें सिलेबस के अंदर. पेपर में क्या आता है वो अक्सर बड़ी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं. व्हाट यू डू दैन इज दैट यू गूगल द पास्ट पेपर्स, और 2000 से लेकर 2018 तक के तमाम पास्ट पेपर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं. सो देन यू गो टू पास्ट पेपर्स एंड लुक पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस, एंड माय रिकमेंडेशन इज कि कम से कम आप, बेहतर तो यह 2000 से 2018 तक के 18 साल के पास्ट पेपर्स लेते हैं. जब भी कोई सब्जेक्ट आपने चूज़ करना है उस पर थोड़ा होमवर्क करें. लेकिन अगर इतनी आपका स्टेमिना नहीं बन पा रहा तो 10 साल के एटलीस्ट के 7-8 सालों के पिछले एटलीस्ट पास्ट पेपर ज़रूर देखें, और अब आप देखें कि वो इस तरह के सवाल पूछता है. और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि अच्छा यार ये वाले सवाल मैं अच्छे अटेम्प्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, या ये क्वेश्चंस बहुत ओपन एंडेड है. कभी कभी आप नोट करेंगे कि यार मेरी सब्जेक्ट में कमांड कम है, लेकिन मैं ये नोट कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस बहुत रिपीटेटिव हैं. कुछ सब्जेक्ट्स में आप देखेंगे कि यार इसके तो क्वेश्चंस सारे के सारे पास्ट पेपर्स के ही रिपीट हो रहे हैं, और ये तो 15-20 क्वेश्चन ही मेजर बन रहे हैं. तो इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर मी टू कवर इवन दो आई डोंट नो द आंसर्स एट द मोमेंट. तो इसी के इस तरीके से हर सब्जेक्ट में आपको बहुत डिफरेंट चीज़ें सामने आएंगी जब आप पास्ट पेपर्स देखते हैं, एंड यू विल बी एबल टू मेक अ बेटर डिसीजन कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स इस तरीके से ऑप्ट करने चाहिए. तो ये इस तरीके से आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है. फिर आपने जब प्रेपरेशन शुरू करनी है तो आप अपने उस सब्जेक्ट से शुरू करें, आइदर इस्लामिक स्टडीज़, और आप उससे शुरू करेंगे जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है.
अब प्रेपरेशन करते हुए प्रेपरेशन की क्या स्ट्रैटेजी होगी? दो चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले वो नोट्स बनाने होते हैं आपने अपने, उसके ऊपर मैं डिटेल में बाद में आता हूँ। किताबें लोग पूछते हैं कि किताबें कौन सी चाहिए, ये सबसे बड़ा जो है ना कॉन्ड्रम है CSS का, कि लोग जो है ना यही ज़िंदगी में मसला रहता है कि किताब कौन सी पढ़ें। अगेन देयर आर सम रिकमेंडेड बुक्स जो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखी हुई हैं, आपने वो सारी नहीं पढ़ी, 1 से 2 किताब मैक्सिमम काफ़ी होती है। फिर देयर आर डिफरेंट पीपल हु यूज डिफरेंट बुक्स। फिर कुछ होती है ना मार्केट में वैसे ही चल रही है CSS की, मशहूर है, आप किसी से भी पूछेंगे, बहुत सारे CSPs ने भी वही पढ़ी होंगी, आप भी वही पढ़ लें, तो इतना मसला नहीं है। बट मैंने पर्सनली 75% अपनी प्रेपरेशन ऑनलाइन रिसोर्सेज से की, मैंने किताब से नहीं की, ठीक है। बट अगेन इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैंने किताबें ली बहुत ज़्यादा थी, आई बॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, बट आई फाउंड अ लॉट ऑफ देम टू बी वेरी सबस्टैंडर्ड ऑन अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो फिर मैंने इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑनलाइन करके अपने नोट्स बनाए थे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपने उसको जहन में रखना है, आपका ये सारा डायलेमा कि आपने क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो दूर हो जाए। 2-3 प्रिंसिपल्स मैं आपको बताता हूँ। द फर्स्ट इज़ कि आपने अपने नोट्स खुद बनाने हैं, आप किताब से याद नहीं कर सकते, बिकॉज किसी भी किताब में पूरे के पूरे सिलेबस के आंसर्स मौजूद नहीं होंगे टारगेटेड, तो यू हैव टू कंसल्ट डिफरेंट रिसोर्सेज। तो ऐसे तो नहीं होगा एग्जाम वाले दिन एक किताब आप इधर से थोड़ी सी याद करें, एक से आप इधर से रिवाइज करें, सो एवरीथिंग इज डिस्पैरेट, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। यू नीड वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, आपके एक जगह नोट्स इकट्ठे हों, तो अपने नोट्स आपने खुद बनाने और कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाने हैं, डिटेल में बनाने। और नोट्स मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रेपरेशन। द डे यू गेट डन विद योर नोट्स will be the day you complete 80% of your preparation, like literally 80%. You have not revised it yet, you have not memorized anything yet, you have not given any test yet, you have just completed making notes of every subject and 80% of your preparation will be done, ठीक है। अब notes making के अंदर आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने क्वेश्चंस का आंसर आपको देना आना चाहिए। बेसिकली आपके पेपर में 4 से 7 सवाल होते हैं मूल तौर पे, जिनमें से आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 20 मार्क्स, 80 नंबर का क्योंकि सब्जेक्टिव होता है, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, 20, 40, 60, 84 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट। अब आप इस तरह करें कि फॉर इंस्टेंस यू आर डूइंग हाइपोथेटिकली सब्जेक्ट ए, और उसके अंदर जो पहला टॉपिक है आप वो कवर करने लगे, और उसके अंदर उसने एक स्टेट सब्जेक्ट के अंदर तो वो टॉपिक का नाम लिख देता है ना सिलेबस के अंदर, यू आर नॉट श्योर हाउ मच ऑफ इट टू कवर। सो फॉर इंस्टेंस यू आर डूइंग अमेरिकन रेवोल्यूशन फ्रॉम US हिस्ट्री, तो आप अब बेशक 6 किताबें पढ़ लें अमेरिकन रेवोल्यूशन पे, वो खत्म नहीं होगा। सो यू डोंट नो हाउ मच टू प्रिपेयर। इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगेन आपको एक पास पेपर्स की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आप पिछले 18 सालों के मैक्सिमम और पिछले 10 से 12 सालों के मिनिमम पेपर्स देखें। अब तो बड़ा इजी है, गूगल आपने डाउनलोड किए सारे पेपर्स, कंट्रोल F दबाया और अमेरिकन रेवोल्यूशन लिखते गए हर पेपर में, जिसमें होगा नज़र आ जाएगा, अदरवाइज नथिंग फाउंड आ जाएगा। सो यू कैन क्विकली गो थ्रू ऑल द पेपर्स इन विच अमेरिकन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आए हुए हैं, एंड यू लुक एट के अमेरिकन रेवोल्यूशन से वो सवाल क्या पूछता रहा। नाउ यू एग्जैक्टली नो कि पिछले 18 सालों में उसने अमेरिकन रेवोल्यूशन से क्या सवाल पूछे। So in the first phase of your notes making, only cover the topics and the extent of topic which is asked in the past papers. Past papers आपकी डायरेक्शन है, कुल असासा आपका past papers एग्जाम में। बहुत सारे एग्जाम्स में वैसे past papers ही होता है। हम A-levels को जब तैयारी करवाते थे, पढ़ाता था, उसमें भी past papers की तैयारी सबसे इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती थी कहीं पर, ठीक है। So you have to prepare your notes in accordance on the topics in the context of past paper questions, ठीक है। सो मैंने जिस तरह नोट किया कि अमेरिकन रेवोल्यूशन में 3-4 तरह से उसने सवाल पूछा था। अमेरिकन रेवोल्यूशन के कॉजेज लिखें, अमेरिकन रेवोल्यूशन का एक स्पेसिफिक कॉज उसने उठा लिया कि स्टैम्प एक्ट जो है उसने कैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट की। एक दफ़ा उसने सवाल एक और कॉज में पूछ लिया, अमेरिकन रेवोल्यूशन मर्केंटिलिज्म के अगेंस्ट रेजिस्टेंस थी, इसको एक्सप्लेन करें। एक दफ़ा उसने इफेक्ट्स ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये 4 सवाल उसने पूछे। Now I know that whichever book I'm consulting, wherever I'm reading online, it should answer these 4 questions at least. अगर आपकी वो किताब उन 4 सवालों के जवाब नहीं दे रही तो वो किताब अच्छी नहीं है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है।
अगर आप जहाँ ऑनलाइन जिस रिसोर्स से पढ़ रहे हैं अगर वो इनका आंसर नहीं दे रहा तो दैट्स नॉट इनफ। अगर एक रिसोर्स आपका सिर्फ एक सवाल का आंसर दे रहा है तो फिर लुक फॉर अदर रिसोर्सेज जो कि बाकी सवाल आपका जवाब दें। So the principle is what matters, that it should be answering your preparation and notes making should answer the past paper questions of all the topics. अच्छा फिर ये भी आगे आ जाती है बात कि आप कितना कवर करें ना। So आपने हर सब्जेक्ट में कितना हर क्वेश्चन के लिए कितनी प्रिपरेशन करनी है। So as a rule of thumb, again it varies from person to person. वक्त तो आपके पास 3 घंटे का होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम आपका ऑब्जेक्टिव के अंदर स्पेंड हो जाएगा, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते आपको, साथ ही सब्जेक्टिव मिल जाता है। सो बाय द टाइम यू डन विद ऑब्जेक्टिव यू कैन क्विकली मूव टू सब्जेक्टिव। तो 40-45 मिनट आपके ऑन एन एवरेज पर क्वेश्चन लगेंगे। तो हमने ये नोट किया है कि अपनी राइटिंग स्पीड भी अबव एवरेज थी। इट वाज नॉट स्लो, इट वाज नॉट एवरेज, वाज अबव एवरेज बट इट वाज नॉट टू फास्ट। तो उसके हिसाब से जो रूल ऑफ थंब है, जो कि ज़्यादातर लोगों की यही राइटिंग स्पीड होती है, कि आप 7-8 फेसेस लिख सकते हैं पेपर के, फेसेस नॉट पेजेस, बाय विच आई मीन 4 to 5 पेजेस मैक्सिमम। इससे ज़्यादा आप एक सवाल पे नहीं लिख सकते। अगर आप लिखेंगे तो आपका आखिरी सवाल फिर 2 सफों का होगा, विच इज़ नॉट गुड ऑफ कोर्स, नो ब्रेनर, ठीक है। सो 7-8 फेसेस इज द मैक्सिमम दैट यू कैन राइट पर क्वेश्चन। तो अब आपको जब ये भी पता चल गया, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि फॉर इंस्टेंस वो मेरे 4 सवाल मैंने प्रिपेयर करने थे अमेरिकन रेवोल्यूशन, तो माई नोट शुड कंटेन सफिशिएंट कंटेंट ऑन ऑल दोज 4 क्वेश्चंस so that if any of those questions is asked in the paper, I should be able to write 7 to 8 faces or 3 to 4 to 5 pages on that question. ठीक है, समझ आ गई? मैंने फॉर इंस्टेंस मेरे नोट्स में ये अमेरिकन रेवोल्यूशन का टॉपिक वाज अराउंड 24 पेजेस का था, क्योंकि जिसने एक में उसने सारे कॉजेस पूछे हुए थे, वो सारे कॉजेस प्लस मर्केंटिलिज्म प्लस स्टैम्प एक्ट, जिससे उसने 2 स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछे हुए थे, वो मिला के तकरीबन 17-18 पेजेस बन गए थे, ठीक है। सो अगर वो स्टैम्प एक्ट और मर्केंटिलिज्म से पूछता तो मैंने उन पर अलग-अलग अंदर डिटेल में 6-7 सफ़े लिखे हुए थे। तो अगर वो उस पोर्शन में पूछता तो मैं सिर्फ वो वाला उठा के पेपर में लिख देता। बट अगर वो जनरली कॉजेस पूछ लेता तो वो मेरे 8 सफ़े जो मैंने स्टैम्प एक्ट और मर्केंटिलिज्म विच आर जस्ट 2 ऑफ द अदर मैनी कॉजेस, फिर मैं उनको कंप्रेस करके लिख देता और मेरे सारे कॉजेस 7-8 सफ़े होते। सो यू गेट द आइडिया। दिस इज द प्रिंसिपल दैट यू शुड बी फॉलोइंग। सो नो व्हाट क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड, नीड टू बी कवर्ड रिगार्डिंग द टॉपिक्स, वो आपको पास पेपर से पता चलेगा। और आपने ये ज़हन में रखना है कि आप इसमें सिर्फ इतनी लेंथ प्रोड्यूस कर सकते हो। इफ़ यू फॉलो दिस प्रिंसिपल, दिस इज गोइंग टू सॉल्व 2-3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ती हैं। एक तो ये कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कौन सी किताब अच्छी लग रही है, कंटेंट्स देख के, अंदर से थोड़ी रीडिंग करके, ऑनलाइन रिसोर्सेज से पढ़ के, बिकॉज नाउ यू नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। और सेकेंडली, you would not going to understudy any topic and you're not going to overstudy any topic. So I think this is the perfect strategy for doing the smart study. कि आप ना टॉपिक को कम कवर कर रहे हो जितना रिक्वायर्ड है, ना उसको उससे ज़्यादा कवर कर रहे हो। यू आर प्रिपेयरिंग इट स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एग्जाम। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है एस्पिरेंट्स के लिए, और ये जब आप बनाना भी शुरू करेंगे, करना शुरू करेंगे, इट्स easier said than done। आप स्टिल इसमें थोड़ा सा मसला आएगा, बट दिस इज गोइंग टू मेक थिंग्स a hell a lot easier for you। तो ये आ गई आपकी दूसरी चीज़ कि आपने इस तरीके से करना। अब आगे अगेन ये वाली चीज़ है कि अच्छा पेपर अटैम्प्ट किस तरीके से करें, नोट्स भी क्योंकि आपने उसी तरह बनाने हैं जैसे आपने पेपर में अटैम्प्ट करें, बिकॉज दीज आर द थिंग्स यू शुड नो फ्रॉम द वेरी गेट। तो इसके अंदर आपने बिल्कुल उसी तरह कुछ जो बड़े कॉमन क्वेश्चन हैं कि हेडिंग्स बनानी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सो इट्स जनरली रिकमेंडेड कि आप हेडिंग्स बनाएं। आपका शुरू का एक इंट्रोडक्शन की हेडिंग हो और एंड वाला कंक्लूजन की हेडिंग हो ऑन एवरी टॉपिक। इंट्रोडक्शन में आप जनरली समराइज करें उसे, फिर कंक्लूजन में उसे कंक्लूड करें, और बीच में जितनी आपकी हेडिंग्स बनती हैं उस टॉपिक पे बनाएं, एज मच हेडिंग्स एज यू कैन। प्रेजेंटेशन शुड बी गुड। इट्स आयरॉनिक कि प्रेजेंटेशन शुड मैटर हियर, बट इट डज, इट ऑलमोस्ट डज इन एवरी रिटन एग्जाम दैट यू गिव। इट्स नॉट जस्ट दिस, बिकॉज आप साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें एग्जामिनर की। तो एग्जामिनर के पास बहुत ज़्यादा पेपर्स चेक होने के लिए जाते हैं, 12-13 हज़ार लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर कंपलसरी सब्जेक्ट की बात करें तो 12-13 हज़ार लोगों ने ही एक पर्चा दिया हुआ है करंट अफेयर्स का भी, इस्लामिक स्टडीज़ का भी।
तो एग्जामिनर 2 से 3 मिनट लगाता है और जल्दी जल्दी देखता है और सारी चीज़ें कवर करता है। तो एक बंदे ने बिल्कुल इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है और बस ऐसे ही करके लिखा हुआ है, और एक ने जिसने बड़ी अच्छी एलिगेंटली पैकेज करके दिया उसे मार्केट्स वगैरह और अच्छी प्रेजेंटेशन और राइटिंग अच्छी, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू हैव सर्टेन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ द एग्जामिनर। जिस तरह हम एफएससी और इंटरमीडिएट में भी देखते थे ये चीज़ के, में कहा जाता था कि आप इस चीज़ का ख्याल रखें, तो आप इस चीज़ का ख्याल यहाँ भी रखें। इट्स नॉट सो मच दैट हाउ यू नो, इट्स ऑल्सो एज मच हाउ बेटर यू कैन पैकेज दैट। तो अगर आपने मेहनत की है तो मेक इट श्योर दैट यू मेक दैट काउंट। We of course don't know exact dynamics of how papers are checked because transparency नहीं है सिस्टम में इतनी, बट अगर आपने फॉर इंस्टेंस कोई कोटेशंस याद की हुई, आपको उसमें कोई कोटेशन आती है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट जस्ट इन द पैराग्राफ के अंदर आपने उसी तरह लिख दी है, जो कि अगर एग्जामिनर जल्दी में चेक करा तो उसको शायद नज़र भी ना आए बिकॉज ही इज स्किमिंग थ्रू इट, तो आप उसको ब्लैक पॉइंटर के साथ सेपरेट नीचे करके लिखें ताकि आप यू मेक इट काउंट। That even if examiner is not attentive to your paper, you make that him realize that even if he's just turning pages and skimming through it, you make sure that he reads all the important stuff that you know. अगर आप एग्जाम्पल्स कोट करें तो उनकी आप सेपरेट सब हेडिंग बना के कोट करें ताकि उस बंदे को अगर उसने मिस भी करना है तो he sees that you have given the example separately, that you know this subject well. ठीक है, तो these are the things that you should be taking care of in the examination. तो ये तो आपका ब्रीफली हो गया ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड पास हो। इस्लामियात भी इसी तरीके से, इस्लामियात पे अगर बात करें तो इस्लामियात एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो बहुत मुश्किल कंसिडर होता है, मतलब नॉट टू डिफिकल्ट बट इट्स स्टिल लाइक एन अपहिल टास्क। इंग्लिश ऐसे और प्रेसी के बाद हिस्टोरिकली लोग सबसे ज़्यादा इस्लामियात में फेल, और उसकी वजह ये है कि इस्लामियात का पेपर सिंपल पेपर नहीं होता, यानी कि वो ये नहीं पूछेगा कि नमाज के क्या फ़ायदे हैं, रोज़े के क्या फ़ायदे हैं, वो एक आध क्वेश्चन शायद इस पर पूछ ले, एक क्वेश्चन शायद उसका जो है वो इससे रिलेटेड आ जाए, बट जो बाकी के सवाल होंगे वो दे आर गोइंग टू बी एनालिटिकल क्वेश्चंस। इन एनालिटिकल क्वेश्चंस दे आस्क फॉर द लॉजिक, किस किस्म के सवाल होते हैं। सो फॉर इंस्टेंस इन आवर एग्जाम वी वर आस्क्ड कि ज़कात helps alleviate poverty in society, explain how the phenomena, how it alleviates poverty. So it's asking for actual economic mechanism, it's asking for a procedural analysis of how does this happen. ठीक है, वो इस तरह के सवाल पूछता है कि औरत को इनहेरिटेंस में आधा राइट दिया इस्लाम ने, वो ये नहीं पूछेगा कि क्या दिया, वो पूछे आधा दिया, इसको एक्सप्लेन करें, इसकी लॉजिक क्या है। ठीक है, वो बड़े थॉर्नी क्वेश्चंस पे आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। अच्छा, जो ये क्रिटिक की जाती है कि इस्लाम के अंदर जो है वो औरत को जो है ना वो पूरा स्टेटस नहीं मिलता, इसका आप लॉजिकल एनालिसिस करें एक्सप्लेन करें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, हमारे दौर में भी सवाल आता है कि जो खिलाफत का मॉडल था, जो राइचियस कैलिफ्स थे 4, क्या वो डेमोक्रेटिक मॉडल था कि नहीं, वाज इट अ डेमोक्रेटिक मॉडल और नॉट। No person can write this question unless they understand the logic behind these things. और उसको एनालिसिस नहीं पता। कन्वेंशनली हम बहुत सारा जो इस्लाम पढ़ते आए हैं अनफॉर्चुनेटली या सुनते हैं अपनी मसाजिद में और अदरवाइज, वी डू नॉट लिसन टू और अंडरस्टैंड द लॉजिक। वो तो हमारे इस्लामिक रिलीजियस डिस्कोर्स से तो आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही खाली होती जा रही है ना, लॉजिक और एविडेंस और ये सारी चीज़ें तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, रेट्रिक आता जा रहा है। तो इसके लिए आपको लॉजिक पढ़ने की ज़रूरत है। वेयर यू कैन डू दैट, देयर आर मल्टीपल स्कॉलर्स, जो कि हमारे इस खत्ते में बहुत सारे ज़बरदस्त इस्लामिक स्कॉलर्स पैदा हुए हैं, आप उनको पढ़ें, उनकी राइटिंग्स को पढ़ें। और इट डज़ नॉट मैटर विच साइड यू टेक। फॉर इंस्टेंस अगर आप खिलाफत मॉडल पे सवाल लिख रहे हैं तो आई नो